बाढ़ बना देते हो और 112 किलोमीटर नहीं बनाते हो, तो कई बार तो ये 2000 किलोमीटर के कोई मायने नहीं। आदमी को घुसने के लिए कितनी जगह थी? तो 112 किलोमीटर जो नदी है, नाले हैं, एक कठिन भौगोलिक परिस्थिति है, वहां से लोग आते हैं। ये सवाल हमें करते हैं, अभी भी किया कि रोहिंग्या दिल्ली तक आ गए, आपके नाक के नीचे आया। मान्यवर, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हो या रोहिंग्याज हो, जो घुस कर आते हैं, पहले आसाम से भी आते थे जब कांग्रेस की सरकार, अब बंगाल से आते हैं टीएमसी की सरकार, घुस कर आते हैं। इनको आधार कार्ड दादा कौन देता है? नागरिक कहां के बने हैं? कहां के बने हैं? जितने बांग्लादेश से पकड़े गए 24 परगना जिले का आधार कार्ड और नागरिकता है मान्यवर। और ये जो आप आधार कार्ड इश्यू करते हो, वो आधार कार्ड लेकर, वो वोटर कार्ड लेकर ये दिल्ली तक आते हैं। आप उनको आधार कार्ड इश्यू न करो, आदमी क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा। और दादा ये सब चीजें भी लंबे समय चलनी नहीं है। 26 में चुनाव है, बंगाल में कमल खिलेगा और पूरा बंद होगा। मान्यवर मैं आज कहना चाहता हूं, दिल्ली के चुनाव से मैं मौन रहा कि देश का सुरक्षा का प्रश्न है, तू मैं नहीं करना चाहिएगा। आज मौका भी है, दस्तूर भी है। इन्होंने सवाल उठाया, मैं बिल भी ये लेकर आया हूं, इसलिए मैंने देश की जनता को सत्य बताया है। ये 450 किलोमीटर जो आपकी कृपा से खुली रही है, वहीं से घुसपैठ है, वहीं नागरिक बनते हैं, वहीं आधार कार्ड बनाया जाता है और देश भर में फैलता है। धारा 3, इसमें प्रवेश निषेध का प्रावधान है। कुछ सदस्यों ने इसका विरोध भी किया। राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पाया जाएगा, उसको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। माननीय देश धर्मशाला नहीं है, जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कानूनी तरीके से देश के अंदर अपने देश को और हमारे देश को समृद्ध करने का कोई आता है तो इसका स्वागत है, मगर सुरक्षा के लिए खतरा है, उसको रोकने का प्रावधान करने का हमारी संसद का अधिकार। मान्यवर, इसके साथ अब तक जो काली सूची एजेंसियां बनाती थी, इसकी कानूनी वैधता कुछ नहीं थी। अब ये ब्लैक लिस्ट को वैधानिक समर्थन देने का यहां पर काम हुआ है। धारा 4, केंद्र सरकार भारत में प्रवेश के निर्दिष्ट बिंदुओं या बंदरगाहों को अधिसूचित कर सकती है। मान्यवर, किसी भी विदेश के नागरिक को भारत में आना है तो कौन से मार्ग से आना है वो तो तय करना पड़ेगा। हम इसको नोटिफाइड करेंगे। इतनी बड़ी लंबी समुद्री और भू सीमा के अंदर कोई कहीं से भी आ जाएगा, रोकने का कोई प्रावधान नहीं, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि रोकने की जरूरत ही नहीं। मगर देश ऐसे नहीं चल सकते। देश की सुरक्षा का खतरा है, देश के अर्थतंत्र को नुकसान करने वालों से भी देश के खतरा है, और ड्रग्स और हथियार लेकर आने वालों को भी रोकना पड़ेगा। तो जो निर्दिष्ट किए बिंदुओं के बंदरगाह और विमानगाहों के अलावे कहीं से भी आएगा तो उसको, चाहे भूमि सीमा हो, दरियाई सीमा हो या वायु सीमा, वो अधिसूचना के बगैर आएगा तो वो गैर कानूनी माना जाएगा। देशों से 6 प्रताड़ित समुदायों के नागरिक को भी सीएए के कर शरण देने का काम भारतीय जनता पार्टी करता है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए बीएसएफ क्या कर रही है, सेना क्या कर रही है, मैं आज वास्तविकता इस देश को बताना चाहता हूं। और मैं ऐसा करता हूं कि तृणमूल कांग्रेस के सारे लोग सदन को छोड़कर नहीं जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे। मान्यवर, हमारी बांग्लादेश के सटी हुई सीमा, अब सुनिए भाई, हमारी बांग्लादेश से सटी हुई सीमा 2216 किलोमीटर है। उसमें से 1653 किलोमीटर बाढ़ बन चुका है, बाढ़ के पास वाला रोड भी बन चुका है और चौकियां भी बन चुकी है। शेष फेंसिंग की लंबाई है 563 किलोमीटर। 563 किलोमीटर सीमा आज भी खुली है, और शेष फेंसिंग जो 563 किलोमीटर है उसमें 112 किलोमीटर फेंसिंग ऐसी है, बॉर्डर ऐसी है जिसमें बॉर्डर फेंसिंग व्यवहारू नहीं, नाले हैं, नदियां हैं, ऊंची नीची पहाड़ियां हैं, जहां 112 किलोमीटर में फेंसिंग हो ही नहीं सकता, और 450 किलोमीटर जहां फेंसिंग होता है वहां बाकी है। अब मैं वो बताना चाहता हूं कि क्यों बाकी है। ये 450 किलोमीटर के लिए मान्यवर, मैंने डीओ लेटर लिखकर 10 रिमाइंडर करे हैं, बंगाल सरकार भूमि नहीं देती। मान्यवर, 450 किलोमीटर के लिए गृह सचिव बंगाल के मुख्य सचिव के साथ 7 मीटिंग करे, ये भूमि नहीं देते हैं। मान्यवर, जहां फेंसिंग लगाने जाते हैं, सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर हुड़दंग करता है, धार्मिक नारे लगाता है। और मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ये 450 किलोमीटर फेंसिंग रुकी है तो केवल और केवल बंगाल सरकार की दया की दृष्टि घुसपैठियों के पर जो है, इसके कारण। दोस्तों, ये इमिग्रेशन बिल के ऊपर अमित शाह जी की स्पीच आपने सुनी होगी, मैं आपको सुना भी दे रहा हूं। ये जरूर वायरल होनी चाहिए। आप खुद सोचिए, आपके भारत देश से अगर कोई प्रेम करता हो तो कोई व्यक्ति कैसे ऐसे बिल का विरोध कर सकता है। ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी को ऐसे बिल से क्या लेना देना है, जहां पर भारत में अवैध रूप से आने वाले, पानी के रास्ते, समुद्र के रास्ते, या फिर बांग्लादेशी रोहिंग्या जो कि घुसपैठ करके आ जाते हैं, और उनके लिए टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस ये लगी हुई है कि उनको बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान आ रहे हैं वहां से, और फिक्स आते साथ उनका आधार कार्ड वो बना देंगे और वो उनके वोट बैंक है और वोट देंगे उनको। उसके लिए वो अपने देश को चाहे बर्बाद हो जाए, ये तृणमूल कांग्रेस की सोच है, और यहाँ की नेशनल कांग्रेस की भी यही सोच है। अमित शाह ने साफ साफ इस बारे में कहा है कि ऐसा नहीं चलेगा। इस बात पे आप देखिए कि उन्होंने कहा फेंसिंग लगाने जब जाते हैं
तब इनके कैडर तृणमूल कांग्रेस के लोग, उनके कार्यकर्ता आके वहां धार्मिक नारे लगाने लगते हैं, यानी कि उनके नारे लगाने लगते हैं बांग्लादेशियों के, और वहां पे काम नहीं करने देते हैं। और 100 किलोमीटर से ज्यादा की जगह है जो कि पूरी खुली सपाट है, मतलब आप समझ सकते हो दिल्ली का जितना बड़ा क्षेत्र होता है, ईस्ट दिल्ली से नॉर्थ दिल्ली हो, बहुत बड़ा 80-90 किलोमीटर का है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा 100 किलोमीटर से ज्यादा का क्षेत्र है। और कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे भौगोलिक स्थिति सही नहीं है, पेड़ पहाड़ पौधे नदियां ये सब चीजें, जिनको ये पार करवाते यहाँ के इनके कैडर के लोग, और उनका आधार कार्ड बनवाती है तृणमूल कांग्रेस की सरकार। और फिर वो वहां से, तो आप जानते हैं भारत में हर जगह जाने के लिए ट्रेन सुविधा उपलब्ध है, वो पहुंच जाते हैं दिल्ली मुंबई जहां जाना है। और फिर क्या करते हैं वो दंगे फसाद और वो सारी 2 नंबर के काम, मालदा में जिस तरह आप देखे होंगे कि नकली नोट बनाना, और उसके अलावा जितने भी के अर्थतंत्रों की सूची में भारत एक ब्राइट स्पॉट बनकर उभरा है। भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने जा रहा है। उस वक्त हमारे यहां विश्व भर के लोगों का आना बड़ा स्वाभाविक है। हमारे इमिग्रेशन का स्केल और साइज दोनों मान्यवर बहुत बड़ा है, और इसके साथ साथ शरण लेने की जगह अपने निहित स्वार्थ और देश को असुरक्षित करने वालों की संख्या भी बड़ी है। अगर ये दोनों को संतुलित करना है, जो यहां सुचारू रूप से अपने देश के कानून के हिसाब से भारत की व्यवस्था को कंट्रीब्यूट करने के लिए आते हैं, व्यापार के लिए आते हैं, शिक्षा के लिए आते हैं, R&D के लिए आते हैं, लीगल सिस्टम को मजबूत करने के लिए आते हैं, वो सभी का स्वागत है मान्यवर। मगर मैं इतनी ही दृढ़ता से कहना चाहता हूं, चाहे रोहिंग्या हो चाहे बांग्लादेशी हो, अगर यहां अशांति फैलाने के लिए आता है तो बड़े कठोरता के साथ उनके साथ मान्यवर व्यवहार। ने कह दिया मान्यवर कि कांस्टेबल कक्षा का अधिकारी निर्णय करेगा। मैं सदस्यों को कहना चाहता हूं, निर्णय कांस्टेबल कक्षा का अधिकारी तो इस देश में फांसी की सजा वाले क्रिमिनल कानून का इन्वेस्टिगेशन भी एक हेड कांस्टेबल ही करता है, मगर एक नियम के तहत करता है। उस पर सुपरवाइजरी अथॉरिटी है, इसके ऊपर कोर्ट है, इसके ऊपर हाई कोर्ट है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है मान्यवर। तो फिर हम सबको भी क्या अधिकार प्राप्त है? संविधान बना, संविधान ने संसद सदस्य को व्याख्या की, हम चुनाव लड़े, जीत कर आए, कोई मंत्री बना, कोई विपक्ष का नेता बना, हम भी तो एक ही नागरिक है मान्यवर। इस प्रकार के सवाल कैसे उठाए जा सकते हैं? ये कानून के तहत व्यवस्था है और किसी को कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। और अपील की बात करते हैं, ना अमेरिका में है, ना इंग्लैंड में है, ना जर्मनी में है, ना फ्रांस में है, कहीं पर अपील का अधिकार नहीं। कैसी अपील? कोर्ट में जाइए। देश की सुरक्षा का जहां प्रवास सवाल होता है और सारी एजेंसियों के परामर्श के बाद अगर किसी को रोकते हो, इसमें आपत्ति है, तो कोर्ट ही एकमात्र शरण होता है, इसकी कोई अपील वपील हो नहीं सकती। ट्रैफिक में आपको पहले ट्रैफिक पुलिस वाला कांस्टेबल ही पकड़ता है ना, कि कोर्ट का जज आके वहां पे खड़े हो जाता है। तो इन लोग ऐसी बात करें कि इस बिल में ऐसा नहीं होना चाहिए कांस्टेबल, अरे पहले तो वही हेड कांस्टेबल ही तय करेगा उस जगह पे जहाँ पे नदी वदी पार करके कोई आ गया तो उसे वही पकड़ेगा, फिर SHO तक जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर इमिग्रेंट ऑफिस तक जाएगा, फिर उसके बाद वो बाहर किया जाएगा। अब इनको ही चाहिए कि इनको अपील होना चाहिए, मतलब कोई आदमी घुसपैठिया आ गया, उनके लिए कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस चाह रही अपील हो, मतलब हम उनके लिए लड़ेंगे, कोर्ट तक जाएंगे। मतलब अपने देश में इतनी जनसंख्या है, उनके लिए तो आप बात कर नहीं सकते हो, उल्टा आपको वही चाहिए जो कि वहां से आए, क्योंकि वो समुदाय विशेष मुस्लिम समुदाय से आ रहे हैं, वो बांग्लादेश से रोहिंग्या, तो आते साथ आपके वोटर बन जाएंगे। तो आप वोट बैंक की राजनीति में अंधे हो चुके हो, और ये वो हर देश विरोधी कार्य में लोग पहले आगे रहते हैं। इसका पूरा वीडियो वायरल होना चाहिए। अमित शाह जी के वीडियो को आप देखिए, सुनिए, कितनी साफ साफ बात, सीधी। बंदरगाह ये सारे 2 नंबर के और क्रिमिनल के काम वही करते हैं। ये कैसी जगहों पे रहते हैं? आप वो जो बस्तियां देखे होंगे तो वो एकदम क्रिटिकल जगह में रहेंगे, कोई हाईवे के आसपास, कोई रेलवे ट्रैक है उसके किनारे झुग्गी झोपड़ी या बस्ती बना के, उनके पास आधार कार्ड भी रहेगा, और वहीं आसपास की किसी बड़ी सोसाइटी में उनके यहाँ की महिलाएं जाके नौकरी करेगी, काम भी करेगी, मैड रहेंगी। और वो किस तरह से भारत देश को खोखला कर रहे हैं, ये चीज को ये विपक्ष की पार्टियां नहीं चाहती है कि इस तरह से कोई बिल बने। अमेरिका जैसे बड़े देशों में यही सिस्टम है कि वो इमिग्रेट जो गलत तरीके से आए, आप उनको या तो जेल भेजिए या उनको उनके देश में भेज दीजिए। यही बिल भारत सरकार ला रही है और बहुत ही शानदार ला रही है, जिसके ऊपर मैं आपको अमित शाह की स्पीच सुना रहा हूँ। अब यहाँ पे लोग बात करते हैं कि कौन तय करेगा। अरे भाई, अमित शाह जी ने साफ साफ कहा भारत सरकार तय करेगी। इनका वही रहता है ना कि हम कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी तय करेंगे, 99 सीट मिल गई है, राहुल गांधी बताएंगे हमारे वोटर्स है। और मुस्लिम समुदाय का, मुस्लिम लोग तो वैसे भी देश कंट्री मानते नहीं है, यहाँ का हो या सऊदी अरब का हो, सब तो भाई भाई है, तो आ जाने दो। तो भारत देश कोई धर्मशाला तो नहीं है ना, कि अगर आपको लग रहा है कोई भी इंसान हो, चाहे वो कोई भी जात धर्म का हो, अगर गलत तरीके से भारत में आ रहा है तो गलत है। वो आना है तो उनके लिए बिल्कुल स्वागत है, आप आइए, आप बंदरगाह से आइए, आप हवाई जहाज से आइए, आप वीजा लेके आइए, वो एक तरीका होता है। लेकिन आप इमिग्रेंट जो इस तरीके से आ रहे हैं गलत तरीके से,
और वो एक दो की संख्या में नहीं आते, वहां से पूरी भीड़ भीड़ भर के आती है। और ये चीजें मोदी सरकार बहुत समय से ठीक कर रही है, और कई सारी जगह हमारे पास बॉर्डर की व्यवस्था बहुत ही खराब थी। हजार हजार किलोमीटर के जो क्षेत्र है वो खुले आम थे, जहां से पहले आसाम का जो क्षेत्र था वहां से बांग्लादेशी आते थे और भी क्षेत्रों से आते थे। और सिर्फ वो वहां नहीं आते, बंगाल में आके वो सिर्फ अपना आधार कार्ड वोटर आईडी बनाते हैं, उसके बाद वो पूरे देशों में फैल जाते हैं। वो आपके शहर में भी रहते हैं और आप खुद नहीं जान पाओगे, क्योंकि ढूंढने वाला तो कौन रहेगा, कोई पता कर नहीं सकता। अब ये बोलते हैं वीजा देने का काम हमने किया है और 2023 में आयुष वीजा की नई श्रेणी भी शुरू की है। अब ई वीजा की सुविधा 9 उप श्रेणियों के लिए की जाएगी। ई पर्यटन वीजा, ई व्यापार वीजा, ई चिकित्सा वीजा, ई चिकित्सा परिचारक वीजा, ई आयुष वीजा, ई परिचारक वीजा, ई छात्र वीजा और ई छात्र आश्रित वीजा। ये सारी श्रेणियों में ई वीजा का प्रोविजन कर विदेशियों को आने में हमने सरलता की है। जो लोग कहते हैं कि रोकना चाहते हैं, हम रोकना इसी को चाहते हैं जिनके उद्देश्य ठीक नहीं है। ये कहते हैं कौन तय करेगा, तो जो सरकार होगी ये तय करेगी। हमारी सरकार है तो हम तय करेंगे। कौन तय करेगा का क्या मतलब? भारत सरकार तय करेगी। कौन कर सकता है? कोई विदेश की सरकार करेगी? क्या विचार है? कौन तय करेगा? भारत सरकार तय करेगी, क्योंकि हम भारत सरकार में है तो हम तय करेंगे। मुख्य प्रावधानों पर बात करना चाहता हूं। भारत में प्रवेश, ठहरने और बाहर जाने के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों की अनिवार्यता को हमने आवश्यकता यहां पर ठीक कर दी। अप्रवासन ब्यूरो का गठन हुआ है। भारत में प्रवेश और ठहरने की अनिवार्यता आवश्यकताओं का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्तियां भी इस कानून के अंदर हमने दी। भारत से किसी विदेशी को हटाने की भी शक्तियां दी। आवास, विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, नर्सिंग होम आदि के नियामकों द्वारा विदेशी अगर वहां पर पड़ता है, अस्पताल में दाखिल होता है, तो इसकी सूचना ऑनलाइन ही देनी है। भाई जब आप केस बना रहे हो तो ऑनलाइन सूचना देने में क्या आपत्ति है? कोई कहां रह रहा है इसका ट्रैक तो रहना चाहिए। और विदेशियों को भारत में लाने वाले वाहकों की बाध्यता को भी यहां सुस्पष्ट कर दिया गया है और उल्लंघन के लिए दंडात्मक प्रावधान भी किए गए हैं और कुछ अपराधों को कंपाउंडिंग कर सरल भी बनाया गया है। एक प्रकार से आज के समय के अनुकूल प्रावधान बनाने का खुले मन के साथ यहां पर काम किया गया है कि कोई भी बिल आता है तो उसे भाजपा पहले लोकसभा, राज्यसभा पास कर लेती है, फिर इसको विपक्ष की पार्टियां मेहनत करके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा देती है। और हमारी भाजपा की सरकार इतनी आदर्शवादी है कि वो इस पे बोल नहीं पाती कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने बिल पास कर दिया है। कांग्रेस की पार्टियां डायरेक्ट मुंह पे बोलती थी सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भाजपा इसको ढोती है। सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो वामपंथी लोग हैं वो ऐसे बिलों को नकार देते हैं, फिर बाद में या बहुत दिन तक, इतने दिन तक अटका के रखते हैं कि दूसरी सरकारें आ जाती है, फिर चुनाव की उपस्थिति आ जाती है। ये सब चीजें बहुत ही खतरनाक है देश के लिए। अब ये कोर्ट के ऊपर आप समझ सकते हैं कि जब दंगाई दंगा करे तो कोर्ट चुपचाप सोएगा, छुट्टी मनाएगा, लेकिन जब उस दंगाई को पकड़ के उसका वसूला जाएगा, उसके यहाँ बुलडोजर चलेगा, तब वो जज रात के 3 बजे भी उठ के जाएगा और बोलेगा ये तो लोकतंत्र की हत्या है, बिल्कुल गलत है। तो इस तरह के तो हमारे कॉलेजियम सिस्टम से जज बने हुए हैं, बाप के बाद बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसके बेटा, और वो भी सब एक सीपीआई सीपीएम कांग्रेस पार्टी से संबंधित लोग हैं। 1920, 1939 और 1946 ये देश आजाद होने के पहले ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बने थे। आज हमारी पूरी अप्रवासन नीति नए भारत की नई पार्लियामेंट के अंदर बनने जा रही है। एक ऐतिहासिक बात, हमारे देश की इतनी महत्वपूर्ण नीति जो देश की सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है, व्यापार भी सुनिश्चित करती है, विकास भी सुनिश्चित करती है, वो विदेश की पार्लियामेंट में बनी थी और विदेश के सांसदों ने इस पर हमारे भले की चिंता की थी। आज कम से कम 30 सांसदों ने इस पर अपना कमेंट दिया, इसमें एक भी विदेशी नहीं है और पार्लियामेंट भी हमारी है। मान्यवर, ये हमारे लिए गौरव की बात है। मान्यवर, ये प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की आपाधापी में बनाया गया था और अंग्रेज सरकार के हितों के रक्षण के लिए बनाया गया था। ये एक विकसित भारत की स्पर्धा दौड़ शुरू होने के बाद अमृत काल के प्रथम चरण में बनाया गया है और भारत के हितों के लिए मान्यवर इसको बनाया गया है। सिद्ध स्थानों का दौरा भी रोका गया है। अभी कोई सदस्य कह रहे थे उसको क्यों रोकना चाहिए? हमारी सीमा पर कुछ संवेदनशील स्थान है, वो दुनिया भर के लिए खुले नहीं छोड़ सकते। हमारी सेना के इंस्टॉलेशन है, वो दुनिया भर के लिए खुले नहीं छोड़ सकते। और ये आज का नहीं है, जब आप सरकार में थे तब का है, मगर वो गैर कानूनी तरीके से होता था। अब उसमें हमने उसको कानूनी बनाया है क्योंकि हमें हिम्मत है रोकने। मान्यवर, धारा 11 में संरक्षित या प्रतिबंधित क्षेत्र के निषिद्ध स्थानों का दौरा भी रोका गया है। अभी कोई सदस्य कह रहे थे उसको क्यों रोकना चाहिए? दृष्टिकोण से विदेश से ड्रग कार्टेल, घुसपैठियों की कार्टेल और हथियारों का और एक प्रकार से देश के अर्थतंत्र को खोखला करने वाला हवाला व्यापार करने वाले ये सभी को इसके अंदर हम समाप्त करने की भी व्यवस्था एक प्रकार से करेंगे। और मान्यवर, ये जब मैं विधेयक लेकर आया हूं तब मैं इस महान सदन को बताना चाहता हूं कि 4 विधेयक को जिसको ये रिप्लेस करेगा। कनी मोदी जी ने कहा कि इतने सारे
तमिल शरणार्थी आए हैं, इसके लिए भारत सरकार की नीति क्या है? बहुत अच्छा मुद्दा। मान्यवर, मेरा भी वो शरणार्थियों के लिए दिल इतना भी दुखता है जितना कभी मुझे का दुख। मगर उन्होंने कहा आपकी नीति क्या है? मैं नीति बताता हूं। 1986 से जो भारत सरकार का नीति है, और जब आप 10 साल यूपीए सरकार में थे तब जो आपका नीति था वही हमारा नीति है। ये तो 74 से आए, अब 10 साल तक दयानिधि जी भी मंत्री थे, बालू जी भी मंत्री थे, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। और हमें सवाल कर रहे हैं कि आपने क्या किया? भला आपने कर दिया होता तो हमारे लिए तो बारी ही नहीं आती। मान्यवर, तमिल शरणार्थियों की नीति में हमने फुल स्टॉप कॉमा का बदलाव नहीं किया है। जिस सरकार में डीएम के हिस्सेदार थी वही नीति को हमने जस का तस अपनाने का काम किया है। अगर कुछ बदलाव करना है तो मुझे दे दो, देखना, हम सोचेंगे। एक सदस्य ने मुद्दा उठाया कि पासपोर्ट रैंकिंग में 50वां नंबर है। मान्यवर, ऐसा कोई सरकारी सर्वे नहीं है, एक निजी एनजीओ ने सर्वे कर दिया है। अब मुझे यह समझ में नहीं आता, इंडी अलायंस के नेता जब से राहुल गांधी बने हैं, सरकार के अधिकृत डेटा की जगह वो एनजीओ का ही डेटा खंगालते हैं। कई बार तो भाषण भी एनजीओ का दिया हुआ करते थे मान्यवर, और कई बार छापा बगैर का संविधान भी लहरा देते हैं। मुझे मालूम नहीं है क्या हुआ है इस देश में। पावर की बात करता हूं तब हमारा योग, हमारे उपनिषद, हमारे वेद, हमारी आयुर्वेद और हमारी ऑर्गेनिक खेती की सिस्टम, ये आज पूरी दुनिया इसके पर बड़ी आशा की नजरों के साथ देख रही है। रोगों का दमन करने की जगह रोग न हो ऐसा मानव शरीर बनाना, ये हमारा बहुत पुराना विचार था, जो आज पूरी दुनिया को आकर्षक लगता है कि रोग होने के बाद इसका दमन करने की जगह इसको आने ही न दे, इस प्रकार की जीवन पद्धति को विकास करेगा।